हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए 2023 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं हम। जितना भी हो सकता है उतना ट्रिक्स के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। और अभी लास्ट के एक ही दिन बचा है अभी तो कोशिश कीजिएगा कि दो पिछले के जो 3 साल है, 22, 23 और 24 के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको 3-4 बार एक बार रिवाइज करिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसकी लैंग्वेज कैसे होती है, क्या होती है, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए कि आपको ऐसा अचानक नहीं लगना चाहिए कि अचानक से ये क्वेश्चन पेपर आ गया और ये अलग ही लैंग्वेज लग रही है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा बार बार इसको रिवाइज करते रहे। ठीक है, चलिए फिर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। झेलम रिवर passes थ्रू बुलार लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, meandering ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। अभी करेक्ट कौन सा है इसमें से? तो देखिए प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें से अगर आपको पता है तो ही आप मार्क कीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हो। तो इसका आंसर ओनली वन है, कौन सा है मुझे बताना। झेलम रिवर वाला है, या कृष्णा रिवर है, या meandering ऑफ गंडक रिवर है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पोर्ट्स दिए हैं और उसके वेल नोन किसके लिए फेमस है ये? कामराजर पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। मुंड्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। देखो, दो कीवर्ड है इधर, लार्जेस्ट लार्जेस्ट, मतलब ये दो फेमिलियर है, इसमें से चांसेस ज्यादा है कि दोनों में से एक तो गलत होगा ही। मतलब ऑल थ्री और नन में से तो नहीं रहेगा। नन भी हो सकता है पर चांसेस बहुत कम है इसमें। ऑल थ्री, तो सी और डी तो गया, अभी वन पेयर हो सकता है करेक्ट या फिर टू पेयर। तो यहाँ पर आप 50-50 करके आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी। दो अगर सिमिलर कीवर्ड्स दिख रहे हैं आपको, तो उसमें से एक चांसेस रहता है कि इसमें से एक गलत होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? तो ओनली टू पेयर है, तो इसमें से कौन सा गलत है पता है? नहीं पता है? चलो कोई नहीं। देखो, इसमें मेरा फोकस ये नहीं रहेगा कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन देते बैठूं। देखो, फाइनल एग्जाम में आपके पास लिमिटेड नॉलेज रहेगा, तो उसमें से आपको कैसे आंसर निकालना है उसके ऊपर ही फोकस किया जाएगा इसमें। ठीक है, अभी देखते हैं। ट्रीज दिए हैं, जैकफ्रूट, महुआ, टीक, इसमें से कौन से डेसिडुअस ट्रीज है आपको पता करने हैं। तो ये एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो आपको अगर ये पता रहेगा कि जो जैकफ्रूट है वो एवरग्रीन में आता है। महुआ और टीक तो फेमस, टीक तो बहुत फेमस है, तो एक तो रहना ही चाहिए। मिनिमम वन तो होनी चाहिए, नहीं तो दो होने चाहिए। तो ऑल थ्री तो नहीं हो सकता, और मिनिमम वन तो होना चाहिए, तो नन भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल थ्री और नन तो उड़ गए, अभी ओनली वन या ओनली टू है, तो महुआ और टिक है, तो आंसर हो गया बी ओनली टू। ठीक है, अभी देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। इंडिया हैज मोर एरिएबल देन चाइना एरिया, proportion of irrigated area is more in India as compared to China, average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that in China। तो क्या लगता है आपको इसमें से क्या आंसर रहेगा? तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको डिफिकल्टी होगी, तो ये मेजरली तो मैं तो कहूंगा स्किप करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको सच में पता है कि इसमें एवरेज प्रोडक्टिविटी किसका ज्यादा पर हेक्टर है, तो आप बोल सकते हो। मेरे हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। तो ये ऐसा बोल रहा था कि किटकैट के ऊपर ये था वगैरह वगैरह, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी सब लोग किटकैट खरीदते बैठेंगे क्या? तो नहीं। अभी देखो, नाम में ही है रिपीटेड सी, रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, मतलब इसको सी लेवल, मैंग्रोव भी है, सॉल्ट पैंस है, स्वैम भी है और कच्छ भी। ठीक है, मार्शलैंड। अभी ये पांचवा देखते हैं, इसमें देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट में वो सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? कच्छ भूमि आ गया आंसर। फाइव का क्या है? देखो, कुछ कुछ जो स्टेटमेंट्स आपको अगर लगता है कि भाई ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा, मार्शलैंड वगैरह क्या रहता है, तो अगर उसमें अगर आपने इसका ट्रांसलेशन भी देख लिया ना, तो इसका सीधा आंसर आ जाता है। बहुत रेयर क्वेश्चन है, पर ऐसे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अटेम्प्ट बढ़ा नहीं है तो ऐसा ये चांसेस है कि आपके जो मार्क्स है, एक दो मार्क्स तो बहुत बढ़ जाएंगे। इल्यूमिनेट एंड रूटाइल abundantly अवेलेबल इन सर्टन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच सोर्सेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो, ये ऐसे पहले अभी तक तो हमने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिटेनियम। अभी देखो, ये जो मेटल्स है, जो भी रहेंगे, ये पहली बार हम नाम सुन रहे। ये रिच सोर्सेज हो सकते किसके? अभी अगर कॉपर या फिर आयरन के रहते तो हमें पता चल जाता। सही है, तो ये कॉपर और आयरन तो नहीं रहेगा। एल्यूमिनियम, चांसेस बहुत कम है कि एल्यूमिनियम रहेगा, तो टाइटेनियम ये थोड़ा सा हटके है, अलग नाम है। ठीक है, और इल्यूमिनेट एंड रूटेल हमने ऐसा रेगुलर तो पढ़ा नहीं है।
तो 50-50 में आप एल्यूमिनियम या फिर टाइटेनियम में से कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। इवन नियम नियम देखो, दोनों भी सेम में है, ठीक है? नाम में थोड़ा-सा सिमिलर है, तो ये दोनों में आप 50-50 मार सकते हो और मेरा ज़्यादा झुकाव तो टाइटेनियम पर रहेगा क्योंकि हमने ऐसा इवन एवेंजर में भी टाइटेनियम ही यूज़ किया है मेरे हिसाब से, पर ठीक है, कोई बात नहीं, पर वो अलग है। और ये मेटल्स पर तो काफ़ी हद तक ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, ठीक है? 7 देखते हैं अभी। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स। अभी देखो काफ़ी इलेक्ट्रिक बैटरीज वगैरह तो चल रही थी। तो इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स के लिए प्रोड्यूस कहाँ पर है? मतलब कोबाल्ट कहाँ पर पाया जाता है ये पूछा गया है। अर्जेंटीना, बोट्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कजाकिस्तान। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ कांगो बेसिन? इधर भी कांगो है, इधर भी कांगो है। कुछ ना देखो, इसके पहले भी हमने 100 घड़ा देखा था कि 100 घड़ा दोनों ऑप्शंस में था। अभी इन्होंने क्या किया देखो, थोड़ा ट्रेंड चेंज किया। ऑप्शन में यहाँ पर दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखो, 8वां क्वेश्चन, पार्ट ऑफ कांगो बेसिन है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कांगो ही इसका आंसर रहेगा। तो यही आंसर मार्क कर सकते हो अगर लॉजिकली आप खेलना चाहते हो तो। तो 7 का तो सी आंसर ही है, ठीक है? तो ऐसे भी आप करके मतलब इन इसको एक ट्रिक है बैक टू बैक क्वेश्चंस। कुछ-कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि इसके इसके जो बाजू वाला या फिर इसके पहले वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, तो सिमिलैरिटी कुछ ना कुछ तो मैच होगी, तो उसमें से आप एक तो आंसर मार्क कर ही सकते हो, ठीक है? दोनों में से जो कॉमन दिख रहा है वो आप मार्क कर सकते हो। अभी कॉन्गो बेसिन का कौन-सा पार्ट है? ये टिपिकल ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर कैमरून है, ठीक है? इसमें अभी कुछ ट्रिक है नहीं। अभी नेक्स्ट देखते हैं 9th वाला क्वेश्चन। अभी इसमें क्या है? अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। पता है? ठीक है। बिलिगिरंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पे करिएगा साउथपुरा रेंज में, और शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। मोस्ट देखो, ईस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, थोड़ा सा सिमिलर है। हम्म, तो इसमें से एक तो गलत होगा ही होगा, ठीक है? अभी जनरली देखो, ऐसा माना गया है कि प्लेसेस जो है वो ट्वीक कर सकते हैं ये। प्लेसेस कौन से ये हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पर ट्वीक करने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अमरकंटक हिल्स के बजाय दूसरा भी रह सकता है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। और अमरकंटक और सह्याद्री ये काफ़ी दूर-दूर है। विंध्या ऊपर है, ठीक है? सह्याद्री नीचे है। सह्याद्री किधर है? कोस्टल में, महाराष्ट्र में। और अमरकंटक कहाँ पर है? एमपी में। तो चांसेस है कि सह्याद्री तो नहीं रहेगा ये। इसके बदले अब हम थोड़ा-सा अलग भी रेंज सोच सकते हैं, जैसे सतपुरा रेंज होगी। तो चांसेस है कि सतपुरा भी हो सकती है। तो पहला तो गलत कर रहे हैं हम, ठीक है? सेकंड पर आते हैं हम। कंसीडर द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। अभी सतपुरा देखो यहाँ पर है और देखो सह्याद्री यहाँ पर है। देखो बोर्ड से कैसे खेल सकते हैं ये, ठीक है? तो जनरली मेरा ऐसा मानना है कि जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं ना ज़्यादातर तो वो गलत ही होते हैं। तो ये 2 तो गए, ठीक है? अब ये तीसरा सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, पता नहीं। सिसलम हिल्स तो आपने पढ़ा रहेगा, तो सदर्न मोस्ट पार्ट तो नहीं है वेस्टर्न घाट्स की। तो इतना तो पता है आपको। तो थर्ड वाला भी नहीं है। तो सभी नहीं है, इसका आंसर क्या हो गया? नन। ठीक है? ऐसा मत कीजिएगा कि 3 क्वेश्चन दिए मतलब 2 ओनली 2 ही आंसर रहेगा, तो यूपीएससी ने वो ट्रेंड पकड़ लिया है। तो ऐसा उसके चक्कर में ना रहिएगा, ठीक है? अभी देखते हैं इंडियाज़ प्रोजेक्शन कनेक्टिविटी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटर। देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटर काफ़ी न्यूज़ में था, तो आपको पता रहना चाहिए कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर किसको-किसको कनेक्ट करता है। डिब्रूगढ़ और सूरत को तो नहीं कनेक्ट करता, ठीक है? तो पहला तो गलत हुआ। ट्राइलैटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। तो चियांग माई तो नहीं था, ठीक है? इतना पता था मुझे कि जो ये ट्राइलैटरल हाईवे था, तो ये हमने पढ़ा था। मोरे तो था, पर चियांग माई नहीं था, तो दूसरा भी गलत हुआ। देखो ये प्योर देखो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था ना, वो काफ़ी डिफिकल्ट निकाला था और इसमें मेजरली आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा ओनली 2 ओनली 3 वाले में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डाले गए थे और इसकी वजह से कट ऑफ भी नीचे जाएगा, सो डोंट वरी। और ये इवन एग्ज़ाम में भी ऐसा कुछ ना कुछ तो अलग ही ट्रेंड आ जाएगा, तो उससे डरना नहीं है। उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके ऊपर ही फोकस करना रहेगा, ठीक है? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विथ कुनमिंग इन चाइना, ठीक है? कुनमिंग चाइना ऊपर है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन यूपी विथ कुनमिंग इन चाइना। ये 2 तो गलत है, तीसरे पर ओनली 1 या फिर नन में क्वेश्चन रहेगा। तो हम 50-50 पर तो आ सकते हैं इतने इस पर। तो इसका आंसर नन है। और एक बात, जो भी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स रहते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स दिए, तो उसमें जनरली चांसेस रहते हैं कि ये ज़्यादा गलत करने के चांसेस है। हमने देखा था पिछली बार वो आई गेस वो कुछ तो पॉल्यूशन वाला था, पार्टिकुलर मैटर 0.2 2.5 माइक्रोग्राम वाला, तो वो बहुत सारा था, हमने गलत किया था।
पर ऐसे मेरे हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 3 तो सही आएगी। मतलब 50 से 60% का पे एक्यूरेसी ज़्यादा ही रहती है। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इसमें अभी कुछ गलत स्टेटमेंट है क्या? तो फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं है, पर फिर भी आपको डाउट है तो हम थोड़े इसको होल्ड पर रखते हैं। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%। देखो जैसे ही परसेंटेज आता है ना, डाटा, फैक्ट या फिगर कुछ भी आता है, तो आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना है और एक देखना है कि भाई सच में इतना परसेंटेज रहेगा क्या? 60% यूरेनियम का है, तो चांसेस है कि सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। और ये जो स्टेटमेंट्स रहते हैं ना, स्टेटमेंट 1, 2 वाले, ऐसे वाले, तो इसमें से आपको अगर एक भी चुनने मिल गया कि भाई एक तो गलत ही है, तो इसमें से सीधा आपको आंसर आ जाएगा। देखो, 2 करेक्ट बोला है, इधर तो नहीं है। एक्सप्लेनेशन करेक्ट वाला तो नहीं है, ये भी करेक्ट वाला नहीं है। तो आंसर सीधा आता है सी। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। इसमें से कौन-सा भी आपने एक गलत मार दिया ना, तो सीधा आप आंसर की तरफ आ जाओगे। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। मार्सुपियल्स, 12th क्वेश्चन। मार्सुपियल्स पता है क्या होते हैं? आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ठीक है? पता नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, पर चांसेस कम है कि नेचुरली फाउंड इन इंडिया एज़ एन चांसेस कम ही है कि ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। पर फिर भी हम थोड़ा-सा होल्ड पर रखते हैं। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली, देखो यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीम जा रही है, ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रेडेटर्स। ऐसा हो सकता है क्या? बस माउंटेन ग्रासलैंड्स में ही पाएँगे, विद कोई प्रेडेटर ही नहीं है इनके साथ। तो इनकी तादाद कितनी बढ़ जाएगी? तो ये थोड़ा-सा वेगी है और कुछ तालमेल ही नहीं रख रहा है। तो सेकंड हम इनकरेक्ट श्योर शॉट मार सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? सीधा फिर से सी हो गया। ठीक है? अभी हम देखते हैं 13, इन्वेसिव स्पीशीज़ स्पेशलिस्ट ग्रुप। अभी देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी। जब भी इन्वर्टेड कॉमास वाला आता है तो थोड़ा-सा बैक ऑफ द माइंड ये रखिएगा कि ए आंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनाइजेशंस, ये कौन से ऑर्गनाइजेशन हो सकता है? आईयूसीएन हो सकता है, यूएनईपी भी हो सकता है, यूएन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ये भी हो सकता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये भी हो सकता है। अभी आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, आंसर मार दीजिए ए। देखो हमने वो ही ट्रिक, अगर भले ही इसका आंसर सी या डी भी होता तो भी हम ए ही मारते। ठीक है? फ़ौना, लायन टेल्ड मक्का, मलाबार सिवेट, सांबर डियर, जनरली नॉकटर्नल या फिर मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, ये कौन-सा है? तो देखो जनरली ऐसा पाया गया है कि जब भी आप ये स्पीशीज़ अगर 3-4 स्पीशीज़ दिए जाते हैं, तो सभी तो करेक्ट नहीं होते, ठीक है? सभी करेक्ट नहीं होती, ना ही नन करेक्ट नहीं हो सकता। तो चांसेस है कि नन नन भी हो सकता है, पर मेरे हिसाब से तो ऑल 3 और नन मैं तो जनरली एलिमिनेट ही कर देता हूँ, जब भी 3 अगर स्पीशीज़ अगर भेजते हैं ये तो। तो 1 या फिर 2 में से ही आंसर मैं मारता हूँ। तो इसका आंसर ओनली 1 है, ठीक है? अभी देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड? और अभी इसमें से वैगल डांस कौन करता है? तो अब इसका थोड़ा-सा हिंदी में देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन-सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और पूरी दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य, वैगल डांस करता है? तो इसमें थोड़ा-सा भी बटरफ्लाई तो ऐसा वैगल डांस नहीं करते हुए देखे हैं हमने। इवन वेस्प भी नहीं दिखते। तो ये हनी बी या फिर ड्रैगन फ्लाई में से रहेगा, ठीक है? अभी यहाँ पर तो हनी बी है, तो एक थोड़ा-सा रिस्क उठा सकते हो। और एक बात, जब भी सम आता है, सम और जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स आते हैं, सम मशरूम, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आंसर बोलना है 4, ठीक है? सभी आंसर रहेगा ये। सम वाले आ गए, सीधा ऑल 4 मार देना। अभी देखो, इंडियन स्क्विरल्स के बारे में बात की है। अभी क्या है, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। दे आर ओमनिवोरस। अभी आपको पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। अभी देखिए, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, हो सकता है ना? चलिए ठीक है। ये आपको पता है तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हो क्वेश्चन। पर मेरे हिसाब से आप रिस्क उठा सकते हो, क्योंकि फूड मटेरियल्स तो कर सकते हैं, पर ये नेस्ट वगैरह बना सकते हैं क्या खड्डों में? तो चांसेस कम है, क्योंकि हमने अभी तक स्क्विरल में नीचे रहते हुए तो नहीं देखा है। हमने झाड़ पर वगैरह देखा रहेगा। तो एक लॉजिकली आप एलिमिनेट कर सकते हो। पहला वाला तो एलिमिनेट कर सकते हो। अभी ये दोनों में देखते हैं। अभी ये थोड़ी-सी जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स है, तो मैं तो ओनली 2 या फिर ओनली 1 में से ही मारूँगा। ठीक है? तो आंसर इसका 17 का बी हो गया, ओनली 2। फिर से आ गया सम वाले। ठीक है? सम ऑर्गेनिज़्म, सम माइक्रोऑर्गेनिज़म्स कैन हो सकता है, तो हो सकता है, सभी हो सकता है। ऑल 3 करेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। अभी 19 वाला देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द वुल फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लैग ऑफ फूड? अभी देखो, झाड़ में से आप स्टिक निकाल के वो खाता है, तो अभी ये कैट तो नहीं रह सकती। कैट कहाँ पर बाहर आके कहाँ खाएगी? तो पहला तो नहीं रहेगा। ओरंगुटन हो सकता है, ओरंगुटन एक काइंड ऑफ बंदर की तरह है, ऑटर हो सकता है, स्लॉथ बेयर भी हो सकता है, बियर कर सकता है। ठीक है, तीनों में से तो हो ही जाएगा। अभी ओरंगुटन या फिर ऑटर में से जनरली ये चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, 19 का आंसर क्या रहेगा फिर? आंसर हो गया ओरंगुटन। तो बंदर वाले थोड़े से दिमाग वाले रहते हैं, तो वो थोड़ा-सा काँटे वगैरह लेके निकाल के खा सकते हैं। अबे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसमें से कौन से यूज़ किए जाते हैं? तो ये तो ऑल ही रहेगा। मैं तो ऑल ही मारूँगा, भले इसका आंसर कुछ भी रहने दो। ठीक है? ऑल 4 मारूँगा मैं, पर इसका आंसर ओनली 3 है। अभी इसमें से कौन-सा नहीं है, वो अभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कौन सा यूज़ होता है, तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जनरली अगर देखा जाए, तो एचएफसी में लुब्रिकेंट्स यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है? लॉजिकली अगर सोचा जाए तो। अगर ज़्यादा दिमाग की दही होने लग गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ऑल 4 मार दीजिएगा। गलत तो गलत, सभी ज़्यादातर तो वही मारेंगे। पर लुब्रिकेंट्स जनरली एचएफसी में यूज़ नहीं होते। ठीक है? एचएफसी में जनरली क्या यूज़ होता है, तो ठंडा करने के लिए या फिर रेफ्रिजरेशन, कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जनरली एसी वगैरह में। तो इतना अगर पता रहता है एचएफसी एसी में यूज़ होता है, तो लुब्रिकेंट्स तो आंसर नहीं रहता। पर ठीक है, इतना उतने टाइम में तो आपको उतना क्लिक तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 21। Interest income from the deposits in infrastructure investment trust distributed to their investor is exempted from tax, but the dividend is taxable. ठीक है, इधर बट वगैरह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले हो सकते हैं। चांसेस है पहला स्टेटमेंट गलत होने के। इन्वेस्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। एक्ट्स वगैरह भी गलत होने के चांसेस है। तो अभी दोनों भी गलत नहीं हो सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो ये थोड़ा सा भी ट्रिकी हो गया। अब यहाँ पर ट्रिक वगैरह कर सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना रहेगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो सीधा स्किप कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है? पर इसका आंसर क्या है पता है? 21 डी आंसर है इसका। पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। ठीक है? सेकंड 22nd देखते हैं। इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ठीक है? पोस्ट पैंडेमिक में इन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किया था। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। अभी 22nd का थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िएगा। पोस्ट पैंडेमिक की बात कर रही है। तो मतलब क्या 2020 के बाद तो ज़्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स थे वर्ल्ड वाइड तो उन्होंने इंटरेस्ट का हाइक किया था। ये तो सही है। पहला स्टेटमेंट तो सही है। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो गया। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एबीसी में से आंसर है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। मतलब क्या बोल रही है? इन्फ्लेशन काउंटरैक्ट कर सकते हैं वाया मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी सही है। तो इंटरेस्ट रेट हाइक और ये दोनों भी तालमेल है। मतलब इन्फ्लेशन को ही करने के लिए ये कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ वन एंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड जो है परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। तो बेसिक्स था ये। ज़्यादा इसमें ज़्यादातर तो लॉजिक वाले क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा अटेम्प्ट करने के, और ये जो तिकड़म वाले रहते हैं वो लास्ट राउंड में करना है आपको। मतलब मेरे हिसाब से तो 3 राउंड में आपका क्वेश्चन पेपर हो जाना चाहिए, भले ही कितना भी लंबा हो। फर्स्ट राउंड में आपको वो मार्क करने हैं जो ऐसा पढ़ लिया और आपको पता है सीधा ये आंसर है, वो वाले आंसर मार्क करने। सेकंड इसमें आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे आप पहले राउंड में करते हो ना, तो 50-50, 1/3 एक ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, तो ऐसे मार्किंग करते जाइएगा। और फर्स्ट राउंड जैसे होता है, सेकंड राउंड में 50-50, थर्ड राउंड में 1/3 वाले। और अगर हुआ टाइम, तो फोर्थ राउंड में एकदम कुछ आइडिया नहीं है, वो भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका अटेम्प्ट 75 के अबव जा रहा है, अच्छा खासा एक्यूरेसी के साथ, आपको पता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तभी आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है? 23rd देखते हैं अभी। 23rd में क्या है? कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो हो सकता है वन ऑफ द बोला है 23, चांसेस है सही होगा पहला स्टेटमेंट, है ना? कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। अभी ये कैसे स्टेटमेंट? कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज, मार्केट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट्स। अभी इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, तो हम यहाँ तक तो आ सकते हैं। पहला इनकरेक्ट है, मतलब क्या एबीसी में से आंसर है फिर से। अभी दोनों का करेक्ट
अभी देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन सही हो रहा है कि नहीं, वो थोड़ा-सा लगाने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोल रहा है? मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल है फाइट करने के लिए क्लाइमेट चेंज, ठीक है? और कार्बन मार्केट्स जनरली एमिशन की बात कर रहे हैं, कार्बन एमिशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसको एमिशन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। हाँ, ये चांसेस हो सकता है कि ये सही रहेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से हम स्टेट के लिए पैसा ले रहे हैं ना। एमिशन ट्रेडिंग बोलते हैं उसे, कि आप अगर ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो वैसी वाली बात है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ गलत नहीं है इसमें, और पहला वाला भी सही है, पर इसका दोनों का तालमेल नहीं लग रहा है, ठीक है? टूल इन द फाइट अगेंस्ट, तालमेल तो नहीं है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, पर दोनों सही स्टेटमेंट। तो ये आंसर हो गया बी। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, चांसेस है कि आप स्किप कर सकते हो, इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 20 वाला देखते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है। स्टरलाइजेशन मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, कांदा याद रखिएगा। स्टरलाइजेशन मतलब क्या? कि ओपन मार्केट कर देते हैं। अभी आरबीआई को ऐसा लगने लग गया है कि भाई पर पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कांदा हम क्या करते हैं, कांदा बेचेंगे। कांदा मतलब क्या? कांदे को ऐसा देखिएगा कि आप सिक्योरिटीज़ बेच रहे हो। तो आप क्या करोगे? सिक्योरिटीज़ बेचोगे, और जो पैसा का फ्लो है वो अंदर आ जाएगा। मतलब जो पैसे का फ्लो रहेगा वो कम हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है स्टरलाइजेशन, ठीक है? कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये बेसिक कांसेप्ट है। अभी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएँगे। ये भी बेसिक्स में आता है, मतलब इकोनॉमिक्स के बेसिक्स में, मार्केट्स के रिगार्डिंग बॉन्ड, मनी, ट्रेजर, स्टॉक मार्केट। इसमें से कौन-सा कैपिटल मार्केट है? अभी देखो स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट हो सकता है। स्टॉक मार्केट जनरली मनी मार्केट में आएगा, तो कैपिटल में तो नहीं आएगा। और तो गया। ट्रेजरी बिल भी किस में आता है, पता है? ट्रेजरी बिल मनी मार्केट में आता है क्या कैपिटल मार्केट में आता है? कॉल मनी, गवर्नमेंट बॉन्ड तो नहीं आता है कैपिटल में, ठीक है? तो आंसर क्या हुआ? देखो ये बेसिक्स है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट थोड़ा-सा ध्यान से करिएगा। स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट ये नहीं आते। कॉल मनी और ट्रेजरी बिल आता है। 2 और 3 है, मतलब ओनली 2 आंसर है इसका, ठीक है? 25, 26 का देखते हैं, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। अभी आप बोलोगे ये डबल इन्वर्टेड है, आंसर ये मारना है, तो ऐसा नहीं। मैंने क्या बोला है, पहले ही बोला है कि आपको पहले क्वेश्चन देखना है। स्मॉल फार्मर है और लार्ज फील्ड है, ये की कांसेप्ट पर फोकस करिएगा, हर एक शब्द के ऊपर फोकस कीजिएगा। अभी ये दोनों टर्म इसमें कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। डिस्क्राइब बोला है, बेस्ट डिस्क्राइब बोला है, तो इसी टर्म को इसका एक्सप्लेनेशन में दिखना चाहिए। तो ऐसा माइंडसेट आपको चल के रखना है। चलिए नीचे से जाते हैं हम। A company extends loan, technical knowledge, and material inputs to a number of small farmers in an area so that they produce the agriculture commodity required by the company for its manufacturing process and commercial production. अभी स्मॉल फार्मर और लार्ज फील्ड हो रहा है क्या, ये कंसेप्ट इसमें क्लियर? कंपनी एक्सटेंड कर रही है लोन, ताकि मटेरियल इनपुट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल फार्मर तो आ गया, इन सो दैट द प्रोड्यूसर एग्रीकल्चर कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन। तो इसमें लार्ज एरिया की तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है? बस स्मॉल फार्मर की बात कर रहे। दिख रहा है ये? कोई लार्ज फील्ड की बात ही नहीं कर रहे, तो डी वाला गलत है। सी वाला देखते हैं। मेनी मार्जिनल फार्मर्स की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर फिक्स्ड टर्म फॉर व्हिच द कॉर्पोरेट बॉडी मेक्स द पेमेंट ऑफ एग्रीड अमाउंट टू द फार्मर्स। अभी इसमें एक लैंड की बात कर रहे हैं कि स्मॉल फार्मर और लार्ज फील्ड, मतलब मार्जिनल फार्मर्स की बात कर रहे हैं, और ये सरेंडर कर रहे हैं अपना लैंड, तो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है ये। नेगेटिव कंसेप्ट तो नहीं रहेगा। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, तो ये तो नहीं रहेगा। सी और डी तो उड़ गए, अभी दोनों में से ही रहेगा। Many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agriculture operations. हो सकता है, ठीक है? हो सकता है harmonize agriculture operations into groups. Marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agriculture operations. ठीक है, ये देखते हैं। Resettlement of a large number of people uprooted from their countries due to war by giving them a large cultivated land which they cultivate collectively and share the produce. अभी देखो वॉर वीर के जो भी लोग रहेंगे उनको देंगे, ये स्मॉल फार्मर का कंसेप्ट ही नहीं आ रहा इसमें। तो ए वाला तो गलत है, तो चांसेस है कि ये बी वाला ही आंसर रहेगा, क्योंकि ये तालमेल ही नहीं खा रहे थे। तो आंसर आ गया बी, ठीक है? आपको इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ठंडा दिमाग रखना चाहिए। तब जाके आप थोड़ा-सा ऐसे इस एंगल से आप सोच सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, ये स्मॉल फार्मर लार्ज एरिया नहीं पता, छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, ठीक है? अभी 27 देखते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइगर। एमएसपी के जो भी क्रॉप्स हैं ना, वो थोड़ा-सा याद ही रखिएगा, ठीक है?
नाइगर है या नहीं कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप, सम ट्राइबल इन इंडिया यूज नाइगर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। अभी थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही रहेगा, है ना? अभी नाइगर खरीफ क्रॉप है या नहीं पता नहीं। गवर्नमेंट सुपरफाइड नाइगर आपको अगर एमएसपी पड़ा है तो नाइगर तो देती ही है, ठीक है? करेक्ट पूछा है, तो 1 और 3 तो है, मतलब 2 या फिर ऑल 3 दोनों में आप 50-50 पर आ गए। कोशिश कीजिएगा और ये आंसर सभी है, खरीफ क्रॉप ही है, ठीक है? अभी 28 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एसेट्स, एसेट्स मतलब क्या होते हैं? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर्ड क्या है? इंटेंजिबल मतलब जिसे हम हाथ लगा नहीं सकते। अभी इन्वेंट्री, नाम में ये इन्वेंट्री मतलब क्या? जो स्टॉक में रहेगा, तो ये टेंजिबल में आते हैं, इनटेंजिबल पूछे तो दो तो नहीं रहेगा। ब्रांड रिकॉग्निशन हम हाथ नहीं लगा सकते, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हाथ नहीं लगा सकते, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स ये भी हाथ नहीं लगा सकते। तो क्या आंसर हो गया इसका 28 का? सी, ओनली 3, ठीक है? इन्वेंट्री तो नहीं आएगा। अभी हम ये देखते हैं, ये थोड़ा ये चर्चे में था हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के रिगार्डिंग, कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है, तो इन्होंने क्राइटेरिया दिया था। अभी इन्होंने बोला है कि क्राइटेरिया जो अदर देन पॉपुलेशन एरिया और इनकम के डिस्टेंस के अलावा और कौन से क्राइटेरिया दिए थे इसमें। तो टोटल कितने थे पता है आपको? इतना भी अगर आपको पता है कि 5 थे। अभी यहाँ पर तो इधर ही 5 दिए और इसमें से 2 दिए यहाँ पर। तो बचे कितने इसमें? 3 ही बचे। तो आंसर सीधा आंसर 3 ही आ गए। अब अगर आपको इतना भी आइडिया रहता कि एरिया और इनकम डिस्टेंस दिया है, तो इसमें से 3 तो रहने ही चाहिए। तो 5 टोटल क्राइटेरिया थे। तो आंसर हो गया 3, ठीक है? अब इसमें से कौन से थे? तो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स और स्टेबल गवर्नमेंट तो नहीं था, ठीक है? ये 2 नहीं थे, बाकी सब थे। फॉरेस्ट इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ा रहेगा तो ये आपको क्लिक हो जाएगा। अब यूनोप सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन S3, 3 पूछा है इसमें, 3 रह गए, है ना? 3 आई पूछा है ना? इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन। तो 3 इनिशिएटिव पर फोकस करेंगे। ये अभी 4 दिए, है ना? तो 3 इनिशिएटिव कौन-सा रहेगा? कौन सा भी रह सकता है। अभी क्या है इसमें 1 2 3 1 2 4 तो दिया ही नहीं। 1 2 3 1 2 4 दिया रहता तो फिर और डिफिकल्ट हो जाता था। अभी इसमें तो 3 रहेगी, कौन सा ना कौन सा तो रहेगा ही। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट तो नहीं रह सकता, ठीक है? अगर लॉजिकली आपको अगर जाना है तो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट तो नहीं रह सकता। इसकी बात कर रहे हैं सस्टेनेबल की। फास्ट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, अभी देखो ये बाकी के ऑप्शन देखो। अफोर्डेबल हाउसिंग हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी, और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट चांसेस है कि कम ही रहेगा। सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो गया ओनली 3। अगर लॉजिकली भी जा गए तो ये भी आंसर आ रहा है। अगर आप थोड़ा-सा तिकड़मबाजी से गए तो भी ये आंसर आ रहा है। फिर हम देखते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है? 31, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को दर्शाता है। अभी दोनों में कन्फ्यूजन ना होना, ये दोनों अलग-अलग प्रोसेस है। अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ रहेगा क्या? तो नहीं, दोनों विपरीत कॉन्सेप्ट है। इतना भी पता है तो ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी का कोर्स नहीं देखा तो आप ऐप में देख सकते हो, बहुत सस्ते दाम में किया है और उसमें भी ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, 32 देखते हैं। In India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. ठीक है, हो सकता है। In India, prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of provisional governments, provincial governments. अभी देखो, सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए कि भाई इधर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। Which expressly kept the project subject of prisons in the control of provincial governments. कि जानबूझकर वो सब्जेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में रखा। ये थोड़ा सा खटकना चाहिए आप। अगर इधर थोड़ा डाउट लग रहा है तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही मानूँगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये आंसर हो गया सीधा। ये आंसर है इसका। क्या लगता है? मैं तो सी मारूँगा पर आंसर इसका अलग है। ठीक है? 32 का क्या है? ए है आंसर इसका। दोनों भी सही है स्टेटमेंट। अभी लगेगा पर ये ट्रिक कर सकते हो ऐसा। ठीक है? चीफ पर्पज़ क्या है? लिमिटेशन करने के लिए। ये पीवाईक्यू का रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं तो उसको ज़्यादा सोचना नहीं है। 34 वाला क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल था इसलिए इसको थोड़ा-सा इन्होंने कैंसल ही कर दिया है। और 35 तो बेसिक क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज़ के रिगार्डिंग। इसमें से कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के रिगार्डिंग पूछा है? तो क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो अभी-अभी इसको 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 में इसको मिला था। तो इसकी वजह से तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ह्यूमन राइट्स तो नहीं है, नेशनल लॉ कमीशन नहीं है, कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन भी नहीं है। 2, 3, 4 तो नहीं है, आंसर क्या हो गया? ओनली 1। नेक्स्ट 36, अभी इधर थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड, खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन द
परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफिस हिज और हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम्स इनवॉलिड। जो भी प्रेसिडेंट ने जो भी एक्ट्स किए हैं ऑन बिहाफ, तो वो जो भी डिसीजन रहेगा वो इनवैलिड रहेंगे क्या? ये कैसा स्टेटमेंट है? ठीक है, पहले तो गलत होना चाहिए। Election for the post of President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved when and elections are yet to take place। तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं कि भाई कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के डिसॉल्व होने पर। तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड तो नहीं है, पहला नहीं है, सेकंड नहीं है। आंसर वन ओनली हो सकता है या फिर नन हो सकता है। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स। जैसे मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब कर रहा टाइम लिमिट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिक्लेयर करे। तीसरा तो नहीं है, मतलब तीनों भी नहीं है, नन आंसर है। क्लियर है? ठंडा दिमाग से आप सोचिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। विथ रेफरेंस देखो, ये जो पेपर सेटर रहते हैं ना, तो ये आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं रहते। आपका मेंटल स्टेबिलिटी कितना है, आप आंसर कितने अच्छे से ढूँढ सकते हो उतने टाइम प्रेशर में, और यही जॉब है आपका। आईएएस में आपको सही आंसर के पीछे नहीं जाना है। सही आंसर तो मिल ही जाएगा, अगर आपको नॉलेज रहेगा तो 20 से 30% ही नॉलेज टेस्ट होता है इसमें। बाकी आपकी तिकड़मबाजी, आप कितना अप्लाई कर रहे हो, आप कितना जुगाड़ करके आंसर ला रहे हो। इवन एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप कितना जुगाड़ू टाइप में, आपको पता है कि भाई आपके पास लिमिटेड सोर्सेस है, फिर भी आप उसका यूटिलाइज करके आप कैसे अच्छे से अच्छा इसका आउटकम निकाल सकते हो, उसके ऊपर ही फोकस रहता है। चलो, फाइनेंस बिल और मनी बिल बेसिक पॉलिटी क्वेश्चन है, अभी इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। 37 का क्या आंसर है इसमें? ओनली 2 है, आप देख लेना। अभी इसमें मैंने बताते बैठूंगा कि इसमें मनी बिल क्या है और जॉइंट सीटिंग होती है नहीं होती है, तो आपको पता ही रहेगा। ओनली 2 आंसर इसका। अब बेसिक पॉलिटी क्वेश्चन वाले तो मैं जनरली स्किप ही करूँगा। तो आपको इतना तो मिनिमम तो आना ही चाहिए, ठीक है? वन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज़ अ कम्युनिटी रिज़र्व, अभी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है कि कम्युनिटी रिज़र्व हो गया ये एक एरिया, तो उसमें क्या होता है? कौन से करेक्ट है ये बोला है, ठीक है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट, ठीक है? हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, ठीक है? पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अभी इसमें क्या हो सकता है? हंटिंग इज नॉट अलाउड, ओनली 3, ओनली 2। मैं देखो, सभी स्टेटमेंट तो सही नहीं होंगे, इतना तो श्योर है मैं, ठीक है? तो ऑल फॉर गट इंस्टिंक्ट तो मेरा क्या है, तो ये 1-3 में मैं 1/3 में डालूँगा और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। पर इसका आंसर ओनली 2 है, ठीक है? 2 कौन से सही है मुझे बताना, ठीक है? 38, 39 में देखते हैं। शेड्यूल्ड एरियाज़ इंडिया में, विदिन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया शेड्यूल टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, हो सकता है। Largest administration unit forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of villages in the block। अभी लार्जेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है क्या? ठीक है, हो सकता है। वैसे लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें तो हाँ, चांसेस है कि शेड्यूल एरिया में डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। The chief ministers of the concerned states are required to submit annual reports to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the states। अभी चीफ मिनिस्टर्स बोला है यहाँ पर ट्वीक करने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर गवर्नर भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, ठीक है? रिपोर्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, तो यहाँ पर चांसेस है कि गलत हो सकता है ये, ठीक है? ज़्यादा स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं इसमें, तो मैं थर्ड वाला तो गलत मान के चलूँगा। अब ये दोनों में है, 2 या फिर ओनली 1, ऑल 3 तो नहीं है, नन भी नहीं है। तो इसमें से कौन-सा, ये तो सही लग रहा है कि प्रेसिडेंट पहला तो सही है, तो सेकंड पर पूरा गेम चल रहा है अभी। ओनली 2 हो सकता है या फिर ओनली 1, तो आंसर इसका ओनली 2, ठीक है? 39 का। 40 देखते हैं। Supreme Court of India has been held some judgments that the reservation policies made under 16(4) of the Constitution of India could be limited by Article 335 for maintenance of vacancy and administration। ठीक है, हो सकता है। Article 335 of the Constitution defines, बात खत्म। सेकंड इनकरेक्ट, आंसर ये है। भले इसका आंसर कुछ भी हो जाए, मैं तो सी मारूंगा, ठीक है? 41 देखते हैं। In which one of the following regions Dhanya Katak, which flourished as a prominent Buddhist center under Mahasanghikas, located? आंध्रा, गंधारा, कलिंगा, मगध। ठीक है, अंधारा, अंधरा, तो दोनों में थोड़ा सा सिमिलर साउंडिंग है। देखो, कुछ कुछ जो टर्म्स रहते हैं ना, जो सिमिलर साउंडिंग रहते हैं ना, उस पर भी फोकस कीजिएगा, ठीक है? ये भी अलग एक ट्रिक है। तो आप आंध्रा का अंधारा, तो ठीक है,
भले ही आपको सुनने में ऑड लगता रहेगा, पर ये दोनों में से ही आंसर होना चाहिए। अभी दोनों में से कौन-सा आंसर है? आंसर है 41 का ए, आंध्रा में है, धन्यकटा। गांधार तो थोड़ा पर्शियन टाइप में जाता है, तो उधर ऐसे कटक-बिटक तो नहीं आएगा। जनरली साउथ में ही रहेगा। कलिंगा, मगध, मगध तो थोड़ा नॉर्थ में आता है। कलिंगा नहीं तो आंध्रा में मैं अगर मारना चाहता तो मारूँगा ये, अगर लॉजिकली भी गए तो। अभी एंशिएंट इंडिया, कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज़ बुद्धिस्ट ओरिजिन हो सकता है क्या? स्तूपा वाज़ जनरली रिपॉजिटरी ऑफ रिलिक्स, स्तूपा वाज़ अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। 2 और 3 तो सही लग रहा है, पहला वाला तो मुझे डाउटफुल लग रहा है थोड़ा, ठीक है। ओरिजिनल कांसेप्ट स्तूपा का बुद्धिस्ट ओरिजिन में नहीं रह सकता है, उसके पहले भी हो सकते हैं, चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर ओनली 2 ही मारूँगा। भले ही इसमें से एक तो गलत होना ही चाहिए। गट इंस्टिंक्ट है, अभी ये गट इंस्टिंक्ट कब आता है? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी 43 देखते हैं। कोरकई, पंपुआहार, पोहार कोस्टल में थे, कैपिटल तो नहीं थे। मुचिरी, तो ये पोर्ट्स है। अगर आपको क्लिक हुआ, ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और जनरली ये क्वेश्चन पूछा गया है काकतीय डायनास्टी में 2014 2017 का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अभी बीच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वत्ता किरुत्तल, ठीक है? मेंशन इन संगम पोएट्स। संगम लिटरेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल बाय कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, ठीक है? किंग, किंग, गर्ल्स, कुछ गर्ल्स बिल्स है क्या? नहीं, ये अलग है। मतलब किंग, किंग वाले 2 है, तो ए और डी में मैं आंसर मारूँगा। किंग्स एम्प्लॉयिंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, ये कैसा स्टेटमेंट है? किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, हो सकता है। ए और डी में से मेरे हिसाब से मैं डी मारूँगा, क्योंकि थोड़ा-सा साउंडिंग, थोड़ा-सा डिटेलिंग किया है इन्होंने, और डेफिनिशन भी हो सकती है। यंग गर्ल्स एंड कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये कैसा स्टेटमेंट है? तो ये तो नहीं रहेगा। लर्न्ड पर्सन्स असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स, ये भी हो सकता है, पर मैं किंग्स किंग्स है इसलिए मैं ये मारूँगा, ठीक है? दोनों में किंग्स है, और ये जनरली अकबर के इसमें था तब, तो वत्तीकोरल संगम में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, आंसर क्या होगा इसका? डी, 45 देखते हैं। 8th सेंचुरी एडी, अर्ली 8th सेंचुरी एडी में कौन-कौन थे? अभी ये आपका पीवाईक्यूज़ में पूछा गया था 2021 के क्वेश्चन नंबर 34 में, ए सेट में आप देख सकते हो कि उन्होंने पूरा काकावा यादवास वगैरह दिया था। तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो काकतीय तो नहीं थे, ठीक है? अर्ली 8th सेंचुरी में तो नन है इसमें, सभी नहीं है इसमें। 45, 46, इंडियन हिस्ट्री कंसिडर उनसे करेक्टली मैच्ड, क्या लगता है आपको? तो इसमें से 2 है, मेरा महाकाव्य नया चंद्र सूरी, और आई गेस नीति काव्य मित्र है जो सोमदेव सूरी है। और मिलिंद आपने अगर देखा रहेगा तो नागार्जुन नहीं है, नागसेन है। तो तीसरा तो गलत होना चाहिए, और देवचंद्र गुप्ता ये विलन नहीं है, विशाखादत्त है, ठीक है? तो आंसर हो गया ओनली 2। 47 देखते हैं, और एक बात, जब भी ऑल 4 आ गया, तो ये कलेक्ट कैंसल ही करना है। 4 तो सही नहीं रहते जनरली, आप देखिए। एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत रेयरली आंसर्स रहते हैं कि इसका पूरा रहेगा, और ये जो भी है ना, ये पीवाईक्यूज़ में है, एंशिएंट हिस्ट्री है। 1979 से 2023 के पीवाईक्यू आपको करने ही करने हैं। ये सेम ट्रेंड चलते आ रहा है, ठीक है? Souls are not only the property of animal and plant life, but also of rocks, running water, many other natural not looked as living by other religious sects. अभी जनरली जैनिज़्म का इधर थोड़ा-सा जा रहा है मेरे हिसाब से, और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में ही आंसर रहता है। तो ये दोनों में ही आपको खेलना है। और ये जैनिज़्म वाले, सोल्स वाले कंसेप्ट जनरली जैनिज़्म वाली है। सोल में तो बिलीव नहीं करती बुद्धिज़्म, ज़्यादातर तो। वो प्रैक्टिकली सोचते हैं। 48, रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड कैनाल कम एक्विडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। अभी ये पता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। विरूपाक्ष देवराय वन, देवराय वन आंसर है इसका, ठीक है? आया क्लिक हुआ, ठीक नहीं तो छोड़ दीजिए। रूलर्स ऑफ मिडावल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज, कौन से रूलर्स थे? अभी एक थोड़ा सा टाइमलाइन अगर आपको पता रहेगी, तो बहादुर शाह उस टाइम में थे, ठीक है?
पोर्चुगीज़ जब सरेंडर हुआ था। तो बहादुर शाह तो इतना भी अगर आपको पता है, बहादुर शाह थे तो आप सीधा आंसर आ सकता है। बट इनका सी आंसर है। और ये 50 वाला तो चार्टर एक्ट में आ गया था 1833 के कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, वेक्टर में सॉल्व कर सकते हैं। जननी सुरक्षा योजना 51। इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट है? चलो ठीक है, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, इसमें कुछ तो गलत तो नहीं लग रहा है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से थोड़ा सा अलग लग रहा है। मेरे हिसाब से तो पहले ही क्लिक नहीं हो रहा है मेरे को ये। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा कुछ नहीं रहेगा इसमें। पहला तो गलत ही मारूंगा मैं। सेकंड वाला सही है। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमन। देखो दोनों सिमिलर साउंडिंग है। 2 और 3 साथ में होने ही चाहिए, तो 2 तो गलत सही है। ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ इन फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। अभी ये थोड़ा-सा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है ये। अभी अप टू 1 ईयर ऑफ एज नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है? क्योंकि है मदर की भी हेल्थ है और बच्चे की भी हेल्थ है, तो 1 साल तक तो नहीं रहेगा ये। और जनरली नंबर्स वगैरह आ गए ना या टाइम पीरियड, तो मैं जनरली रॉन्ग ही मानता हूँ ये। तो 4th वाला गलत है, पहला वाला मैं गलत ही मारूँगा, आंसर हो गया ओनली 2। 50 सेकंड देखते हैं। अभी एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। प्रोवाइड्स प्रोफिलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। कैल्शियम, एनीमिया, आयरन की डिफिशियंसी। कैल्शियम कहाँ से आ गया? पहला तो गलत हो गया, ठीक है? आयरन हो सकता है या फिर कुछ अलग हो सकता था, पर ये एनीमिया में कैल्शियम कब से डालने लग गए? अभी आप बोलोगे कैल्शियम कनेक्ट होता रहेगा, नहीं कुछ नहीं, बेसिक है। कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ हो सकता है, टेक्निकल टर्म से हो सकता है। पीरियडिक डीवर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट्स हो सकता है। एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया एंड हीमोग्लोबिन। अभी इससे जो कनेक्टेड रहेगा तो ये तो रहेगा, तो 4 वाला तो सही होना चाहिए, सेकंड वाला भी सही होना चाहिए, पहला वाला तो गलत ही होना चाहिए। तो 2 और 3 में आंसर रहेगा। आंसर इसका 3 ओनली है, ठीक है? तो पहला वाला तो गलत ही हो रहा है, बाकी सब सही स्टेटमेंट्स हैं। 50-50 तक आ ही सकते हो आप, ठीक है? आप अगर ये स्ट्रैटेजी आप अपनाते हो ना, तो 50-50 तक आ सकते हो। और थोड़ा-सा आपको खुद को पुश देना है कि भाई इसमें से आंसर होगा ही क्या? सीआईडी की तरह देखना है, इसमें क्या गड़बड़ रह सकती है, ठीक है? वही देखना है। अभी 53 देखते हैं। कार्बन फाइबर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, हो सकते हैं। वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइक्ल्ड। दूसरा स्टेटमेंट गलत। पूछा है करेक्ट कौन सा आंसर हो गया ओनली, भले ही इसमें रहे ना रहे। अगर रिसाइकल नहीं हो सकते तो पहला स्टेटमेंट क्यों दिया है ना? ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट में यूज क्यों कर रहे हैं फिर? एक बार रिसाइकल नहीं कर सकते तो चलो ठीक है। 54। 54 का क्या है? फंक्शन ऑफ एक्सेलरोमीटर रिक्वायर्ड। चांसेस ये ऑल रहेगा। जैसे साइंस वाला आता है ना, तो थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड ऑल रख के चलिएगा। एक्सेलरोमीटर का क्या रहता है? डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। हो सकता है। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। हो सकता है। डिटेक्शन ऑफ द टाइल्ट ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। तो वो भी हो सकता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एक्सेलरोमीटर मतलब क्या फास्ट कुछ ना कुछ तो रहेगा। और ट्रेन चलता आ रहा है, ये ऑल थ्री रहेगा। भले इसका कुछ भी आंसर हो, ऑल थ्री आंसर है इसका भी। बेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनरिटर्न कार्बन इंक्रीज फास्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। अभी थोड़ा-सा इधर ध्यान दीजिएगा 50th क्वेश्चन में। सभी का ऑल-ऑल मत करिएगा, नहीं तो आपको मुँह की बल गिरोगे। और ये ट्रेंड भी चेंज कर सकता है यूपीएससी, ठीक है? थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। साइंस वाले जनरली इतना नहीं चेंज करेंगे, पर कुछ भरोसा नहीं है। अभी ये ऑल वाले ऑप्शंस तो जनरली अब उनको समझ में आ गया कि जैसे साइंस दिखता है ये सीधा ऑल मार देते हैं। थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। बायो फिल्टर्स का रोल क्या है? फिल्टर है, कुछ ना कुछ तो फिल्टर आउट करता रहेगा। रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में। तो बायोफिल्टर प्रोवाइड बेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। हो सकता है। पहला तो सही होना चाहिए। कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। ठीक है, अच्छा रहता है ये तो। सेकंड तो हो सकता है। इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। अभी ये फिल्टर का काम न्यूट्रिएंट्स कब से बढ़ाना हो गया, है ना? तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है मुझे। ओनली टू आंसर। सिपिड्स, निबुला, पल्सार्स, ये ऑब्जेक्शन स्पेस और डिस्क्रिप्शन।
ठीक है, नेबुला वगैरह आपको पता है, आपने पढ़ा रहेगा एनसीईआरटीज़ में। तो ये थोड़ा क्रिस क्रॉस किया है इन्होंने। नेबुला जनरली जायंट क्लाउड्स रहते हैं, ये इसका आंसर है। और सिफिड्स का ये आंसर है। स्टार्स व्हिच ब्राइटन डिम पीरियडिकली, ठीक है? ये दोनों गलत है, आंसर हो गया पल्सर, ओनली वन आंसर है। ये न्यूट्रॉन स्टार है जो मैसिव स्टार है, जब उनका फ्यूल खत्म हो जाता है और कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है? बेसिक कंसेप्ट पर फोकस कीजिएगा, ये ज्योग्राफी के भी। Which one of the following countries has its own satellite navigation system? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इज़राइल, जापान का तो है, बेइडो क्या क्या नाम था उसका? अच्छा नाम था, बेइडो चाइना का है मेरे हिसाब से, जापान का अलग था। मुझे बताना जापान का क्या है? 58 क्वेश्चन क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल्स और अग्नि 5, तो दोनों इसमें क्या है हम देखते हैं अभी। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रूआउट देयर फ्लाइट्स व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। देखो, आपने अगर बेसिक्स भी पढ़ा रहेगा बैलिस्टिक और क्रूज़ का, क्रूज़ जनरली क्या है, रिमोट कंट्रोल वगैरह रहता है और ज़मीन के बहुत नज़दीक से उड़ता है। तो ये बस ये रॉकेट पावर्ड रहेगा क्या? ओनली भी लिखा है, तो ये सेकंड तो गलत हो गया। और बैलिस्टिक जनरली ऐसा ऊपर जाते हैं और जो ग्रेविटी के हिसाब से वो नीचे आते हैं और हिट करते हैं, ठीक है? और ये जेट प्रोपेल्ड नहीं है, तो ये इंटरचेंज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये इंटरचेंज ही किया है। ठीक है, तो पहला तो गलत है। अग्नि 5 इज़ अ मीडियम रेंज। देखो, हमने इतना तो पढ़ा था कि 5 जो रहता है ना, 5000 किलोमीटर दिखाता है, तो मीडियम रेंज तो नहीं रहेगा। सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस जो है सॉलिड फील्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये भी नहीं है, ठीक है? तो ये चेंज किया है, इंटरचेंज किया है उन्होंने, मीडियम रेंज और सॉलिड फील्ड इंटरकॉन्टिनेंटल, ठीक है? ये दोनों भी गलत है, आंसर हो गया डी, नाइदर 1, 2, और ये करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है वो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, मर्क्यूरी पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। चलिए देखते क्या है। देखो, पहले आप कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की, फिर हम इस ट्रिक्स पर आएँगे कि आपको कैसे-कैसे एलिमिनेट करना चाहिए था। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, हो सकता है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्क्यूरी पॉल्यूशन, हो सकता है। देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। अब ये थर्ड स्टेटमेंट देखो, कोई सेफ लेवल एक्सपोजर का है ही नहीं मर्क्यूरी का, मतलब थोड़ा सा भी ले लिया तो मर जाओगे क्या? तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो सेफ लेवल रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो ओनली टू ही रहेगा। दोनों चांसेस है कि हो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है स्टेटमेंट में, इसलिए ये मैं गलत मानूँगा और ओनली 2 आंसर मैं मार्क करूँगा। भले मेरा लॉजिक गलत रहा तो भी चलेगा, पर आंसर यही होना चाहिए। 59 का 2 है क्या? ओनली 2 ही है। चलो। विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज़ अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, हो सकता है। पहला तो सही होना चाहिए। इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूजेज ऑफ फॉर हीट एंड पावर जनरेशन, ये भी हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल टू रन व्हीकल्स। क्या लगता है आपको आंसर क्या रहना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, है ना? 60 ऑल 3। अभी देखो, ये बहुत सुर्खियों में था यूक्रेन। अभी रशिया के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो रशिया के रिगार्डिंग भी जो भी नेबरिंग कंट्रीज है रशिया के, मेजर मेजर तो भी याद रखिएगा, क्योंकि ये स्तर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेवल बढ़ाएंगे, लेवल सबके निकलेंगे फिर, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर बोला है। देखो, लैंड बॉर्डर बहुत मैटर करता है। सेक रिपब्लिक कहाँ पर आता है? तो जर्मनी के आसपास जाता है, इतना तो पता था मुझे। तो सेकंड वाला तो नहीं है, ठीक है, ये गलत होता है। हंगरी है, ठीक है, हंगरी था। रोमानिया भी था। तो ये 3 और 5 6 तो है, ठीक है, ये नहीं है। तो 2 तो मिनिमम तो होने चाहिए, तो ठीक है, 2, 3, 4, 5 तो नहीं रहेगा, ये तीनों में रहेगा, 2, 3, 4 में ही है। अब ये श्योर शॉट रहा तो ही मारना, अब अगर गेस तुक्के में जाओगे तो लग जाएगी, ठीक है? हंगरी और रोमानिया ही है, बाकी नहीं है, ठीक है? लैटविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, बल्गेरिया नहीं है, क्योंकि वो ऊपर आते हैं ना, बाल्टिक कंट्री से ही है। बाल्टिक सी में ओपन होते हैं, लिथुआनिया, बेलारूस, रशिया, तो वो उधर ओपन हो रही है, तो यूक्रेन में क्यों होंगे, ठीक है? अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 62। चलिए देखते हैं अभी। The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the poles. श्योर शॉट नहीं बोल सकते कि 10 गुना ही है ना? तो पहले तो गलत होने के चांसेस है, करेक्ट बोला है। इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली टू थर्ड ऑफ इंसोलेशन, नंबर बोला तो थोड़ा सा मैं, ठीक है, होल्ड पर रखते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, हो सकता है ये, इसमें कुछ ऐसा वेग नहीं है, बरोबर भी है। इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स, तीनों इसमें है, तो ये तीनों में से आंसर है। पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है, इसका और अर्थ एटमॉस्फेयर का क्या मतलब, क्या ताल्लुक तो नहीं लग रहा है मुझे, तो डी तो नहीं है, बी और सी में रहेगा। रफली कंसिडर टू थर्ड ऑफ इंसोलेशन, और देखो लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर,
कौन-सा करेक्ट बोल रहा है? तो ये मेरे हिसाब से तो सी लग रहा है ज़्यादातर तो आंसर सी ही है, ठीक है? 63 देखते हैं। सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स क्या लगता है आपको? देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, एक तो बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर से होती है, तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट रिच रहता है ना सॉइल, तो वो नहीं रह सकता, वो नीचे जाता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग या फिर बोल सकते हैं पुअर इन न्यूट्रिएंट। जनरली क्या करके देखिएगा आप, थोड़ा-सा इधर ट्विक करके देखिए कि इसका जो अपोज़िट वर्ड्स रहेंगे ना, तो उसमें डाल दीजिए, पुअर इन न्यूट्रिएंट सही लग रहा है क्या? तो सही लग रहा है, तो सही आंसर होना चाहिए। तो पहला तो वाला स्टेटमेंट गलत हुआ। पहला गलत हुआ मतलब आंसर ही सीधा आता है, ठीक है? डी आंसर है इसका। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, एक ही स्टेटमेंट पर आंसर निकाल सकते हैं। ये ऐसे स्टेटमेंट्स वाले रहते हैं ना, तो आप लकी मान लीजिएगा। बस शर्त ये है कि कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट करके आपको श्योर शॉट लगना चाहिए कि भाई वो ही आंसर है। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज़ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज़ क्विकली। सही बात है। क्योंकि देखिए, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर रहता है ना, तो जब हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर रहता है, तो ईज़िली वो डिके फास्ट होता है। ठीक है? चलो, 64। कोशिश कीजिएगा दोनों स्टेटमेंट में से कुछ ना कुछ तो वेग स्टेटमेंट ऐसा निकालिएगा कि ताकि आप एक भी अगर निकाल लेते हो, तो आंसर सीधा सी और डी में आता है सीधा, ठीक है? बहुत रेयरली ए, बी में रहता है और मेरे हिसाब से ज़्यादातर चांसेस सी और डी में रहता है। मतलब क्या? एक करेक्ट एंड एक इनकरेक्ट। और ये भी 60-70% ही है, मैं श्योर शॉट नहीं बोल सकता हूँ। पर स्पेशली अगर आप एलिमिनेट करते हो, तो 100% चांसेस है कि आपको क्लियर हो जाएगा ये। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। ठीक है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। तो ये तो सही है। सेकंड वाला तो स्टेटमेंट तो सही है, इतना श्योर है मैं कि जो स्पेसिफिक हीट है वाटर का ज़्यादा रहता है लैंड सरफेस से। अब ये देखिए, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या? अभी ज़रा हिंदी में देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्य शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। अभी जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या? कॉन्टिनेंट्स और ओशन में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो ज़्यादा रहता है क्या गर्मी में, विंटर से? देखो, विंटर में कैसा रहता है? ठंडा अपना जो ज़मीन रहती है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और जो हमारा पानी रहता है वो ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता। वो नरम मतलब गर्म ही रहता है। तो इन दोनों में ज़्यादा डिफ़रेंस रहेगा। अभी गर्मी में क्या होता है, हमारा जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म होता है, पर जो पानी है वो भी गर्म हो जाता है, पर उसके कंपैरिज़न में दोनों के अगर कंपैरिज़न में देखा विंटर और समर में, तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, विंटर में ज़्यादा रहेगा। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है। देखो, इसमें थोड़ा-सा ठंडा दिमाग रखना चाहिए। आपको लगे कि हाँ भाई, गर्मी में तो ज़्यादा ही रहना चाहिए, ऐसा लग सकता है, नॉर्मल है। पर पर ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जाएगा इधर ही, ठीक है? स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। अभी देखो, ज्योग्राफी ज्योग्राफी पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी कि भाई ये नहीं आते, नहीं आते। देखो अभी कितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं इसमें से, बेसिक से पूछा है और ये सेस्मोग्राफ में पीयूष रिकॉर्ड होते ही या अर्लियर एसवेव से, तो ये तो बेसिक्स है। पहला तो सही है, पीयूष पहले रिकॉर्ड हो गए एसवेव से और पीयूष जो है इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ एसवेव ऑफ वेव प्रोपगेशन व्हेयरएज इन एसवेव्स पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स। देखो, इनका वेव का प्रोपोगेशन बोला है, अप डाउन है या लेफ्ट राइट है, टू एंड फ्रो है। तो पीयूष तो टू एंड फ्रो ही रहता है और ये अप डाउन रहता है, तो बरोबर है, दोनों भी सही आंसर है। आंसर हो गया 65 का सी, ठीक है? दोनों भी सही है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, ठीक है? नन, 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 नन। जैसे सम था वैसा ही नन है, ठीक है? तो नन ही रहेगा इसका आंसर, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा। वोल्बाचिया मेथड इज समटाइम्स टॉक अबाउट दिस रेफरेंस टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, वोल्बाचिया, मियावाकी मेथड, तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं अभी, ठीक है? मियावाकी वगैरह ऐसे थोड़ा-सा याद रखिएगा और हमारा जो पहले वाली ट्रिक थी, वो भी थोड़ी-सी याद रखिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो ये अपना ए वाला आंसर तो है ही, ठीक है? 67 का क्या है आंसर? ए है, जो कि है वायरल डिजीज़ेज़ जो मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होती है। आपको लगेगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स वगैरह, चलो कोई नहीं। 68 देखते हैं अभी। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन? तो कौन सी एक्टिविटीज़ रहती है? स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली, क्या लगता है आपको? हो सकता है क्या? ठीक है, देखते हैं। इंक्रीजिंग अल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम, हो सकता है ये। इससे तो कार्बन कैप्चर बढ़ेगा। सेकंड वाला तो होना चाहिए।
कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबंडेंट सबटेरेन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स। ये भी हो सकता है। तो 3 तो होना चाहिए और ये तीसरा जो है ना आपको पीवाईक्यू स्टेटमेंट था ये, ठीक है? पीवाईक्यू थोड़े से अच्छे करिएगा, तो सेकंड एंड थर्ड तो सही है, 2 और 3 में आंसर रहेगा देखो, ओनली 2 या फिर ऑल 3 में रहेगा। आंसर इसका ऑल 3 सभी है। अभी आप बोलोगे एक्सटेंसिवली कैसे यूज़ किया? तो भाई पूरा स्टेटमेंट देखिए कैसा है। अभी देखिए बेस्ट रेफर्स टू एरियल मेटाजोनोमिक्स जीनोमिक्स 69 का। अभी कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें एरियल मेटाजेनोमिक्स एरियल मतलब क्या? हवा वाला कुछ ना कुछ तो रहेगा। 69 हम देखते हैं। एरियल मेटानोमिक्स निम्नलिखित में से किस स्थिति के किस प्रयास में नहीं है। कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो हो सकता है ये। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज ऑफ अ हैबिटेट एवियन एरियल हो सकता है। एयरबॉर्न डिवाइसेस मतलब हवा में इससे कुछ ना कुछ तो रहेगा ये। सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम लैंड सर्फेस तो ये तो नहीं रहेगा। देखो एरियल मेटाजेनोमिक्स की बात कर रहे हैं तो ये तो नहीं रहेगा, डी तो नहीं रहेगा, ये तीनों में रहेगा। आंसर इसका ए है, ठीक है? डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करना। ये भी मैं ए मारूँगा, ये भी मैं ए ही मारूँगा, भले गलत हो या सही हो। स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना माइक्रोसैटेलाइट डीएनए हो सकता है ये। चलिए नेक्स्ट 71 According to Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, medium enterprises are those with investments in plant and machinery between 15 करोड़ एंड 25 करोड़। आपने अगर एमएसएमई एक्ट पढ़ा रहेगा तो आपको पता है ये जो टर्म है वो गलत दिया है इन्होंने। 15 करोड़ नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना है। और ये अच्छे से करना, माइक्रो का कितना है, स्मॉल का कितना है, मीडियम का कितना है। ज़्यादा है मेरे हिसाब से 30 करोड़ के आसपास है। ऑल बैंक्स लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड ऑल बैंक्स क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। अभी आप बोलोगे सभी बैंक कैसे लोन दे सकती है एमएसएमई को? अच्छा क्वालीफाई होती है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। हाँ, तो ये देखो, इधर देखो ट्रिक कैसे किया उन्होंने। आपको लगेगा कि भाई ऑल दिया है, गलत स्टेटमेंट, बात खत्म, है ना? ना इधर मार दो और चलो, नहीं, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। सभी जो बैंक लोन्स है एमएसएमई के, तो वो क्वालीफाई होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, ठीक है? फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। एक क्राइटेरिया बता रही है। इस जनरलिस्टिक ही स्टेटमेंट है, देखा जाए तो। आंसर क्या होगा इसका 71 का? बी, बी फॉर बॉल। 72. Central bank digital currency. Consider the following statements. It is possible to make payments in a digital currency without using US dollar SWIFT system. तो सही बात है। 72 का तो पहला तो सही है। क्या लगता है आपको? ठीक है, पहला तो सही है। डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू सच एज़ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। सही है। दोनों भी सही है। मैं तो सी मारूँगा। आंसर क्या है इसका? 72 का सी है। 73. टर्म बीटा। टर्म बीटा रेफर्स टू बेटा क्या है बेटा? Process of simultaneous buying and selling of an asset from different platforms, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, टाइप ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, न्यूमेरिक वैल्यू। देखो अलग-अलग सब टर्म्स है। बाइंग एंड सेलिंग ऑन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बेटर रह सकता है क्या? नहीं। अभी ये पता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो आप, ये सीधा स्किप कर सकते हो। कुछ ही आइडिया नहीं लग रहा मेरे तो। पर आंसर इसका ये है, न्यूमेरिक वैल्यू है जो स्टॉक के फ्लक्चुएशंस होते हैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट में वो बताता है। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ-कुछ क्वेश्चन स्किप करने बेटर रहते हैं, नेगेटिव जाने से तो। एसएचजी program was originally initiated by the State Bank of India by providing microcredit to the financially deprived. क्या लगता है आपको? सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम ओरिजिनली इनिशिएट किया गया था एसबीआई द्वारा। जैसे कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं माइक्रो क्रेडिट जो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड है। मतलब सरकार को नहीं, एसबीआई कर रही। एसबीआई ऐसा क्यों करेगी मुझे बताओ? इतना क्या दान धर्मों वाली बैंक नहीं है ये। मतलब है वैसे रहेगी, पर इतना क्यों करेंगी, है ना? फाइनेंशियली डिप्राइव्ड को तो। पहला तो स्टेटमेंट गलत हुई कि एसबीआई के अगर गवर्नमेंट भी डाल देते तो थोड़ा बहुत सोच सकते थे, पर ऐसा नहीं है। इन एन एसएचजी पहला तो गलत हो रहा। ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। तो क्या लगता है? सेकंड स्टेटमेंट क्या लग रहा है? तो आपको लगेगा कि भाई ऑल दिया है मतलब गलत होगा, नहीं। सभी मेंबर्स रिस्पांसिबिलिटी देखो, आप एक सिंगल इंडिविजुअल अगर लोन उठाते हो तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, पर एसएचजी में क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो पूरे मेंबर्स ग्रुप उठाते हैं और सभी लोन की रिस्पांसिबिलिटी देते हैं। तो सेकंड तो स्टेटमेंट सही है। आरआरबी एंड एससीबी सपोर्ट एसएचजी तो ये तो जनरलिस्टिक है। 2 एंड 3 तो सही है। पहला वाला गलत मैं मारूंगा एसबीआई के थ्रू। सेकंड एंड थर्ड हो गया अनलर्न ओनली टू। ठीक है, नेक्स्ट 75
इंडियाज़ पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर एंड लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर। ठीक है, बोल सकते हैं। इंडिया की पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हम क्यूरे पर मतलब इसका इलाज क्या है उस पर ही फोकस करते हैं रादर देन हम प्रिवेंशन के ऊपर। तो ये तो सही स्टेटमेंट है एक तरह से देखा जाए तो। पहले तो स्टेटमेंट सही लग रहा है। तो पहला है 2, 3 एबीसी में आंसर रहेगा। अंडर इंडियाज़ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, द स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। देखो, प्राइमरीली अगर देखा जाए तो स्टेट्स तो है। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनाइजिंग जो हेल्थ की सर्विसेज है, तो स्टेट की तो रहती ही है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो सही लग रहे हैं, तो दोनों भी स्टेटमेंट सही है, मतलब ये दोनों में ही रहेगा आंसर अभी। अभी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं वो डिफिकल्ट जा रहा है अभी, क्योंकि दोनों अभी प्रिवेंटिव केयर कर रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज बोल रहे प्राइमरीली इनकी रहती है। ये इसमें तालमेल तो मुझे नहीं लग रहा कुछ बैठ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, पर इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि कैसे बोलना चाहते हैं ये। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। 76 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर वाटर विड्रॉल ईच ईयर। ठीक है, हो सकता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करते रहते हैं ग्राउंड वाटर का। इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सैटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। पहली बात, मैंने जैसे पहले बताया, जैसे कोई नंबर आता है तो वहाँ पर ट्वीक कर सकते हैं। तो मैं जनरली जो फैक्ट्स या फिर परसेंटेज या फिर डाटा जो भी देते, भले वो सही हो या ना हो, मैं सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही मानूँगा। ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट गलत मतलब सीधा आंसर आता है सी, भले ये सही हो या ना हो, तो मैं तो यही मानूँगा। 76 का क्या आंसर है? सी ही आंसर है। देखा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है? Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. Prevention of Terrorism Act. Confession of the accused before the police cannot be used as evidence. तो ये थोड़ा सा ट्रिवियल है, स्किप करने जैसा क्वेश्चन है, पता है तो ठीक। आंसर है ओनली टू। कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 78, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग countries have been suffering from decades of civil strife and food shortages and was in news in recent past over severe famine. अभी फेमाइन किधर बहुत ज्यादा और बहुत बरसों से चलती आ रही है। सोमालिया हो सकता है, इक्वेडर पता नहीं, कोस्टा रिका, एंगोला। तो सोमालिया में बहुत ज़्यादा भूखमरी तो रहती रहती है, पर वो ज़्यादातर करते रहते हैं, पायरेट्स वगैरह तो उनकी वजह से ही रहते हैं। तो मैं तो इधर के आस-पास जाऊँगा मैं। इक्वेडर, कोस्टा रिका, एंगोला इतना मतलब इसके कंपैरिज़न में तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ रहेगा। सिविल स्ट्राइक भी बहुत ज़्यादा है, फूड शॉर्टेज भी है और न्यूज़ में भी रहता है। फेमाइन भी गिरा रहेगा इधर-किधर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होते है। सोमालिया बहुत बेचारा देश है। चलो ठीक है, आंसर डी ही है और इसमें मैं तो कहूँगा थोड़ा-सा स्किप किया तो भी चलेगा ये क्वेश्चन। इन इंडिया द बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, हो सकता है। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंक्लूडिंग द पावर टू लेवी कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद जुरिसडिक्शन। कुछ ऐसा हटके भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, क्यों मतलब ऐसा तिकड़मबाजी भी नहीं है। दोनों भी स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। आंसर है सी। 80, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली आर आल्सो एलिजिबल टू द इंक्लूड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। क्या लगता है आपको? मेंबर्स नॉमिनेटेड हो सकते हैं क्या इसमें? पहला गलत। सेकंड देखते हैं। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। ऐसा कुछ नहीं है। दो गलत। अच्छा, ऐसे ही दिया है क्या? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। क्या लगता है आपको? अगर देखा जाए, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुदुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखो, वैल्यू ऑफ वोट दिया है, ईच एमएलए दोनों में से तो एक तो गलत होना ही चाहिए, तो आंसर हो गया वन ओनली। ठीक है, सिमिलर स्टेटमेंट में से जनरली दोनों में से एक तो गलत होता ही है, तो उतना तो आ सकता है। बाकी अभी दो ऑप्शन के ऊपर आपका जिम्मेदारी रहती है। अभी ये पता है ठीक, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किप करने जैसा है। ये इंडियन हिस्ट्री में बोला है, अलेक्जेंडर री, लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बुर्गेस, वॉल्टर इलियट।
तो ये कौन है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है ये। अभी देखिए, सभी तो साइट्स नहीं हो सकते, तो ये 1, 2 और नन में रहेगा, ठीक है? बेसनगर भजा, भजा बुद्धिस्ट केव श्राइन है क्या? क्या लगता है आपको? भजा मैंने देखा है इसलिए मुझे पता है, तो है। चितनावसल जैन केव श्राइन है क्या? पता नहीं अभी। आंसर इसका ओनली 2 है, मुझे पता नहीं इसमें से कौन-सा सही है, पर इतना पता है कि भजा तो सही है, होना ही चाहिए, बुद्धिस्ट केव श्राइन है। ली नहीं बोलते उसे, पर ओनली 2 ही आंसर इसका। चलो, 7th अगस्त इज़ डिक्लेयर्ड एज़ द नेशनल हैंडलूम डे। एक्चुअली पीएम जी जब थे ना तब चेन्नई गए थे, तो तब के लिए ये न्यूज़ रही रहेगी, पर कोई बात नहीं। इट वाज़ इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज़ लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। ये हो सकता है क्या? क्या लगता है? थोड़ा सोचिए। 7th अगस्त इज़ डिक्लेयर्ड एज़ द नेशनल हैंडलूम डे, पता नहीं। इट वाज़ ऑन इट वाज़ इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज़ लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। अभी देखो, पता रहेगा तो ठीक, स्किप कर सकते हो। इसका आंसर है क्या है? 83 का ए, दोनों भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पता रहेगा तो ठीक, नहीं तो यू नो। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 600 एमएम से 400 एमएम। मैं तो गलत मारूंगा ये भी गलत मारूंगा, तो दोनों भी गलत है, तो आंसर नहीं है। रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। ठीक है, हो सकता है वैसे 3:2 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी मतलब ये रहता है अपना रेक्टेंगल रहता है ना, तो 3:2 हो सकता है। पर ये एमएम रहेगा क्या? 600 एमएम मतलब कितना होता है ये? 60 सेंटीमीटर ना। एमएम 10 एमएम मतलब 1 सेंटीमीटर होता है। 60 बाई 40 सेंटीमीटर, इतना छोटा स्टैंडर्ड साइज? मुझे नहीं लगता। एमएम नहीं रहेगा। पहला तो गलत मारूंगा मैं, चलो। पहला गलत मारूंगा, दोनों में से तो मैं पहला गलत मारूंगा। आंसर हो गया, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। ठीक, चलो 85। कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रिएटेड ऑन 30-26 एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अमंग सिटीजन। पहला तो सही है, कुछ इसका कुछ अलग नहीं है। 26 नवंबर 1945 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये तारीख को दिया था क्या 1949 को? लगता है आपको? 29 अगस्त 1947 में दिया था, और ये 26 नवंबर 2 साल के बाद दिया है क्या इनको? चलो ठीक है, पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। क्या लगता है? ठीक है। स्विट्जरलैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। अभी देखो, अगर सेकंड लार्जेस्ट रहता तो हमें पता चल गया रहता कि गोल्ड रिजर्व्स के मामले में तो स्विट्जरलैंड मतलब इधर उधर ज़्यादा रिजर्व्स तो नहीं है, ठीक है? रहेंगे पर इतना नहीं है कि वर्ल्ड के सेकंड आएँगे, तो सेकंड तो गलत लग रहा है मुझे, दोनों में से। तो सेकंड गलत है, मतलब आंसर यही होना चाहिए। 36 का सी है। चलिए, 87। रिसेंटली द यूएस एंड ईयू हैव लॉन्च्ड द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो मैं पहला गलत मारूँगा, 1 इज़ इनकरेक्ट, 2 इज़ करेक्ट। अच्छा ठीक है, पहले रुकिए, देखते हैं। यूएसए एंड द ईयू क्लेम दैट द ये दोनों कब से एक साथ आने लगे? थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोग्रेस अंडर देयर कंट्रोल। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ रहेगा स्टेटमेंट, इतना वेग स्टेटमेंट कैसे है? अंडर देयर कंट्रोल मतलब क्या? हुकुमशाही कर रहे हैं और ये खुल्लम खुल्ला कैसे बोलने लग गए? सेकंड ज़्यादा गलत लग रहा है पहले से तो मुझे। अभी दोनों गलत नहीं कर सकते, नहीं तो दोनों भी गलत किया रहता मैंने। पर ठीक है, सेकंड ज़्यादा गलत लग रहा है। ये थोड़ा वेग स्टेटमेंट लग रहा है, तो सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट इज़ करेक्ट। आंसर वही है मेरे हिसाब से, हाँ, वही है। 88। इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2%, 3.2% पहला ही गलत मारूँगा मैं, चलो। दूसरा भी देखते हैं। मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सिंपल स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सेकंड करेक्ट है, पहला गलत। आंसर हो गया डी, 89। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ट्रीटी दैट, ये है क्या? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। चलो देखते। लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अभी देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है। अभी इसमें से क्या रहेगा? मेरे हिसाब से तो स्किप करना ही बेटर रहेगा। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट लिमिट्स द लेवल ऑफ बजट डेफिसिट मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। हो सकता है इनेबल्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज, तो ये भी हो सकता है। ये थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है, पर ठीक है, मैं तो स्किप करूँगा। आंसर इसका ओनली वन है, कौन सा सही है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में।
90. Recently, all the countries of the United States have adopted the first ever compact of global compact for safe. देखो, सभी कंट्रीज अडॉप्ट बहुत रेयरली करेंगे कि भाई सभी कंट्रीज कर सकते हैं। 195 कंट्रीज इतने सब मिलके कुछ इतना अच्छा करेंगे। अगर किया भी होता तो हमें पता चल जाता। तो पहला तो गलत है। ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन द जेसीएम आर बाइंडिंग ऑन द यूएन में। बाइंडिंग वाले भी बहुत रेयरली रहते हैं कि बाइंड ही करेंगे, भाई करना ही करना है। तो सेकंड वाला भी गलत मानूंगा मैं। जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिप्लेसमेंट सब्जेक्ट एंड कमिटमेंट्स। हो सकता है तीसरा, वन या फिर नन, दोनों में से ऑप्शन उठा सकता हूँ मैं। तो इंटरनल माइग्रेशन इंटरनल ऑल्सो इन ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स। ऑल्सो ऑल्सो थोड़ा लग रहा है कि ये करके ये भी, मतलब इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली जो डिस्प्लेस्ड पीपल है वो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स में और कमिटमेंट्स में है। नहीं लग रहा मेरे को। थोड़ा और कुछ करना चाहिए खुद को। वन, वन नहीं है ये, या फिर ये रहेगा। तो अगर देखा जाए तो नन से ज़्यादा वन में, क्योंकि दोनों में से कुछ ना कुछ तो सही रहना ही चाहिए। तो ठीक है, मैं वन, ओनली वन मारूंगा, पर आंसर नन है। ठीक है, चलो। होम गार्ड्स 91। रेज अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट भी रह सकता है या फिर यूटीज भी रह सकता है। ठीक है, पहला थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। रोल ऑफ द हाउस होम गार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। हो सकता है। टू प्रिवेंट फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनल होम गार्ड्स हैव बीन रेज्ड इन द सम स्टेट्स। ठीक है, टू एंड थ्री तो रहना ही चाहिए। टू या फिर ऑल थ्री। ओनली टू या फिर ओनली थ्री रहेगा। होम गार्ड्स एक्ट हो सकता है। रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा खटक रहा है मेरे को होम गार्ड्स में। ठीक है, ओनली टू ही मारूंगा मैं। आंसर भी ओनली टू ही है। 92। एक्ट एक्ट एक्ट। ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टाइप में जाता है। नहीं, ये मैं स्किप करूंगा। ना, नहीं पता। अनऑथोराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कब से आने लग गया। नोइंगली मिसलीडिंग ऑफ अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद अ पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज। ठीक है, सेलिब्रिटी गन फायर विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। आर्म्स में आएगा मुझे लगता है। एविडेंस में ये कब से आने लग गया। नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद अ पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज। एविडेंस एक्ट में कब आएगा। ऑफिशियल सीक्रेट्स में आ सकता है। पता नहीं। नहीं भाई, स्किप स्किप। 92 वाला स्किप कर सकते हैं। आंसर इसका ओनली टू है। कौन से दो सही है मुझे बताना। देखो, नागोर्नो कराबाख, ये हमने प्लेसेस इन न्यूज़ में देखा था, ज़ैपोरिज़्ज़ा भी देखा था, कीवो और इतुरी भी देखा है। ठीक है? 93 में क्या आंसर है? ये फैक्ट बेस्ड है। अभी ये देखो, नॉर्थ कीवो और ये कांगो में आता है, ठीक है? डीआरसी, डीआरसी में आता है, ये वॉर इसमें तो नहीं है। और नागोर्नो कराबाख ये दोनों में चल रहा है, आर्मेनिया और अज़रबैजान में। ये भी गलत हुआ, पहले तो गलत हुआ है, लास्ट वाला रशिया कंट्रोल्ड है, ठीक है? इसमें भी नहीं आता। आंसर क्या हो गया? नन। इज़राइल हैज़ एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमैटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स। क्या लगता है? जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट, ज़्यादा कुछ नहीं। अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया और साइंड बाय इज़राइल एंड अरब लीग। ऐसा हो सकता है क्या? बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। सऊदी अरेबिया, इज़राइल, पहली बात तो ये दोनों कैसे साथ में आ रहे हैं? और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स भी है, तो मैं सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही मारूँगा। आंसर होगा ये सी। 95 सब अवार्ड्स दिए इधर। पता है कर दो, नहीं पता है छोड़ दो। ठीक है, स्टैटिक है, करंट अफेयर्स। 44 चेस ओलंपियाड, ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम, ट्रॉफी फॉर द विनिंग, दोनों में से एक गलत है। अभी दोनों में देखते हैं। एक तो 3 रहेंगे या फिर 2 रहेंगे। ठीक है, ओनली 2 या ओनली 3, 96 में ये दोनों में से आंसर रहेगा। अभी आंसर इसका ओनली 2 है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, मुझे बताना। देखो, सीधा 50-50 तक आ ही रहे हैं हम। बस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें भी ऑल 3 तो नहीं रहेंगे। तो ये 1, 2 और नन में रहेगा आंसर। डोनबास सीरिया में है क्या? यूक्रेन में। कचिन, पता नहीं। टिग्रे जो था वो इथियोपिया में था। ये भी नहीं है, मतलब एक रह सकता है या फिर नन। कचिन जो है म्यांमार में। चाड, गिनी, माली।
कहाँ से आया? इंटरनेशनल डेंजर ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कॉमन टू ऑल ऑफ देम। क्या कॉमन रह सकता है? साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, एक्सपेंशन चाइनीज मिलिट्री बेसेस, और रेयर एलिमेंट्स तो नहीं रहेंगे। चाइनीज मिलिट्री रह सकती है, ये घुसपैठ करती रहती है। चाइना रह सकता है फैक्टर। साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट कूब्स भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो तिकड़मबाजी रहते ही रहते हैं इनका। तो मैं दोनों में से कुछ ना कुछ तो करूँगा। एस्टेब्लिशिंग बेसिस सक्सेसफुल कूप्स, और चांसेस कम है कि सूडान, गिनी, माली में ये चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस बनाएँगे। क्योंकि पहले वांदे उनके उधर किधर बनाते, उनमें झगड़े होते रहते हैं। तो सक्सेसफुल कूप्स ही मेरा उधर ही जा रहा है। आंसर वही रहेगा, आंसर वही है। अभी तीनों में से तो ऑल 3 तो नहीं मारूँगा मैं। अच्छा ठीक है, रुको, रुको। ये साइंस टाइप में आता है। हेवी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं। फर्टिलाइज़र प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज़, स्टील प्लांट्स एक्सपेक्टेड टू प्ले मतलब ग्रीन हाइड्रोजन क्या कर सकता है? ऑल 3 भाई, ऑल 3 कुछ भी रहने दो। कौन से इसमें डिकार्बोनाइज़िंग करेगा? सभी इंडस्ट्रीज़ में कर सकते हैं। ये क्या और 10 भी दिए रहते ना नीचे तो ऑल भी मारता मैं, ठीक है? जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स हैं और एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं, क्या कर सकता है? इन फ्यूचर कभी ना कभी तो करेगा ही। और 100 क्वेश्चन देखते हैं। G20 ग्रुप वाज़ ओरिजिनली established a platform for the finance minister and central bank governors to discuss the internal economic financial issues, ठीक है? डिजिटल पब्लिक इन्फ्लुएंस इज वन ऑफ द इंडेक्स G20 प्रायोरिटीज। तो सेकंड तो स्टेटमेंट सही है, दोनों में आंसर है। अभी आप रिस्क उठा सकते हो। पहला ओरिजिनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द इंटरेस्ट, हो सकता है वैसे, गलत नहीं लग रहा है मुझे। तो आंसर मैं बी मारता था और आंसर सी है, ठीक है? उम्मीद है उम्मीद है आपको ये आइडिया लग गया रहेगा कि जो पेपर्स होते हैं, वो कैसे सॉल्व करने चाहिए, कितने बारीकाई से देखना पड़ता है अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। और अगर आपको कुछ भी पॉइंट अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो 1 ही दिन बचा है, मोटिवेशन की ज़रूरत रहेगी अभी। बस आपका दिमाग ठंडा रखिएगा, हो जाएगा। और ये बार-बार रिवाइज़ करिएगा। 22, 23 और 24 पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 बार ये वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलेगा? चलो फिर, जय हिंद।